तब भी जब देखना कि जब रिजल्ट आएगा ना तो 690 भी आएगा, 680 भी आएगा। यार वो कहां से ले आए? हमें स्ट्रेटजी बदलना होगा। हमें टॉप रैंकर बनने के लिए, हमें 1 डिजिट में 2 डिजिट में आने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। भाई सोच के देखना, पढ़ते वक्त क्या होता है, तुम्हारे साथ होता क्या है। क्वेश्चन बन रहा है तो बन रहा है तो बन रहा है तो बन रहा है। जिस वक्त क्वेश्चन नहीं बनाना, सोचता है चल ना भैया थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम कर लेते हैं, थोड़ा चैटिंग कर लेते हैं, थोड़े गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। यार यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। इसीलिए सिलेक्शन पिछले साल भी नहीं हुआ था और इस साल भी नहीं होने जा रहा है। और मैं बात करने जा रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो क्या ही बोलूं मैं, एनसीईआरटी से तो अच्छी कोई किताब ही नहीं। लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को बस पी जाओ, पी जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, नीट का एग्जाम एक एकेडमिक टेस्ट है, इमोशनल टेस्ट नहीं है। इसमें स्ट्रेस तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे करना है ना, वो टॉपर जानता है। क्या आप भी नीट 2026 में 700 से ज्यादा स्कोर करने का सपना लेकर के चल रहे हो? लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी है कि क्या सिलेबस पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं समझ सकता हूं ये प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूं। ये सपना छोटा नहीं है, यह तो एक मिशन है। और हर मिशन में कंफ्यूजन होता है, प्रेशर होता है और कभी ना कभी डर भी बहुत लगता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, टॉपर बनना मुश्किल नहीं है अगर तुम्हारे पास सही स्ट्रेटजी हो। टॉपर्स भी वही सिलेबस करते हैं ना, वही सिलेबस पढ़ते हैं ना जो आप पढ़ते हो, वही बुक्स करते हैं ना जो आप करते हो, पर कुछ ना कुछ तो अंतर है ना। उसकी जो प्लानिंग है कुछ अलग होती है, उसकी स्ट्रेटजी कुछ अलग होती है। तो आज जो स्ट्रेटजी मैं आज बात करने जा रहा हूं ना, आज जो शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, वो एक टॉपर माइंडसेट से बनाया हुआ है, जो आपको एवरेज से अचीवर बना देगा, टॉप रैंकर बना देगा। अगर किसी और का नीट में 700 से ज्यादा स्कोर आ सकता है तो आपका क्यों नहीं आ सकता? उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है और आप भी तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। बस एक कमिटमेंट चाहिए आज कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओगे। तो अब भी जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मैं नीट 2026 में 700 से ज्यादा लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे आप अपने आप को मैनिफेस्ट करोगे और हर दिन सुबह उठकर अपने सपने को याद करो और फिर पढ़ाई करो। देखो कितना मजा आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मोटिवेशन तो एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन एक इंजन है। हर दिन सुबह उठकर यूट्यूब वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, हर रोज कंसिस्टेंट पढ़ने से, चाहे मूड कुछ भी हो, तब जाके सिलेक्शन होता है। एवरेज बनना चॉइस है, अचीवर बनना तो हमारा कमिटमेंट है। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे अपने हाथों में है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं जीना है, उसके लिए जीना शुरू कर दो। उसके लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक ऐसा चीजों को डिकोड करूंगा जो आप अगर अपने लाइफ में सेट कर दिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको टॉप रैंकर बनने से नहीं रोक सकता। तो आज की जो बात करेंगे ना, आज की जो वीडियो हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे कि एक नॉर्मल बच्चा क्या क्या गलतियां करता है और एक टॉपर बच्चा जो जिसका टॉप 2 में आता है या 3 डिजिट में रैंक आता है, आखिर वो किस चीज को फॉलो करता है। बस हम पहले उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप आज तक कौन कौन सी गलती करते आए हो। मुझे पता है कि आप यहां तक रुके हो वीडियो में, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हो नीट 2026 को लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत ही ऐसे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलो बिना कुछ देरी किए सीधा हम आते हैं और सीधा उस बात को डिकोड करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आप करते हो और वही गलतियों को हम कैसे सही करेंगे। आखिर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। सिलेक्शन ही नहीं हो, हमारा रैंक आए, हमारा 1 डिजिट में रैंक आए, हमारा 2 डिजिट में रैंक आए, तो
चलो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आज तक आप लोगों ने गलती करते आया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चे जो गलतियां करते हैं उसमें पहली गलती होती है कि वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता है या वो अंडर कॉन्फिडेंस होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है और अंडर कॉन्फिडेंस कैसे है। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, 2024 में आपने बहुत अच्छी तैयारी किया था, लेकिन 25 में आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे समझो, आपको तो यह लगता है ना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। क्यों तैयारी अच्छी थी? क्योंकि टेस्ट में आपके नंबर आ रहे थे 600 से ऊपर, लेकिन एग्जाम में आपका स्कोर 500 से भी नीचे चला गया। आपको लगा कि सारी दुनिया ने कहा पेपर टफ है, इसलिए पेपर टफ हो गया, लेकिन हमारी तैयारी तो अच्छी है। और आपने तैयारी शुरू कर दिया और आपने सोच लिया कि मैं कर लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कर तो लूंगा, लेकिन कौन से स्ट्रेटजी से करोगे? क्या वही स्ट्रेटजी से करोगे जिस स्ट्रेटजी की वजह से आपका एग्जाम खराब हुआ था? नहीं, आज वो स्ट्रेटजी की तो बात ही नहीं करेंगे। आज वो स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो मैंने 20 सालों में, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने 20 सालों में मैंने बच्चों के साथ शेयर किया। और लगभग इंडिया में हर मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग हर मेडिकल कॉलेज में बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं और लगभग बच्चे टॉप रैंकर भी गए हैं। और जो स्ट्रेटजी मैंने उसके साथ शेयर किया था, वही स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से बच्चे 1 डिजिट 2 डिजिट में रैंक लेकर बच्चे आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें इस चीज से बचना होगा कि मैं कर लूंगा, विदाउट स्ट्रेटजी हम कर लेंगे। या वो भी बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमसे तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल ही अच्छा नहीं है। तो ये वाले बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं, वो इसमें सबसे बड़ा वजह होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात मैं करने जा रहा हूं कि पुअर प्लानिंग। अब पुअर प्लानिंग का क्या मतलब है? सारा मतलब कहीं ना कहीं इसी से है कि बच्चे ने बिना प्लानिंग के साथ ही सिलेबस तो शुरू कर दिया। अब सिलेबस तो शुरू कर दिया, जरा समझना ध्यान से, बच्चों को बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। बच्चे एक एक चैप्टर को 2-2 महीना पढ़ रहा है। समझो, कोई चैप्टर उसको बहुत पसंद आया तो उसने 2-2 3-3 महीना पढ़ते रहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपके पास इतने समय है कि एक चैप्टर को 2-2 महीना लगाओगे? नहीं है समय। तो फिर लास्ट में क्या होगा? आपको सिलेबस को लेकर के बहुत प्रेशर हो जाएगा। आपके साथ क्या होगा? आपका टाइम टेबल सेट ही नहीं हो पा रहा है। हर दिन टाइम टेबल बनाते हो और वो कभी फॉलो होता ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आप जब ऐसी हरकतें करोगे तो आपको ना तो कभी रिवीजन करने का मौका मिलेगा और ना मॉक टेस्ट अभी कभी दे पाओगे, और आप दोनों चीज को इग्नोर कर दोगे। ये मैक्सिमम बच्चों के साथ 2025 के एग्जाम में ऐसा हुआ है। आप मानो या ना मानो, आपका दिल जानता है कि इसमें से कुछ चीजें आपके साथ ऐसा घटित हुआ है। लेकिन आज जो बात करने जा रहा हूं, अब जो बात करने जा रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो आपके साथ तो बिल्कुल घटित हुआ है, और वही वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। और उसका वजह क्या था मेरे बच्चे? ध्यान देना, बायो के भरोसे बैठना। अरे वाह सर जी, आपने तो दिल की बातें छीन लिया। यस, यही सच्चाई है। 90% बच्चे को पता है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना है, और 90% बच्चे को लगता है कि 360 नंबर के बायो होते हैं तो बायो खूब पढ़ेंगे, 360 नंबर में 360 नंबर ले आएंगे। उसकी वजह से क्या होता है ना कि ना बच्चा फिजिक्स पढ़ता है ना केमिस्ट्री पढ़ता है, पूरे दिन एनसीईआरटी लेके बैठा रहता है, बस एनसीईआरटी घुमा रहा है, रट रहा है। लेकिन 360 मान लो आपको आ भी गया ना, आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? तो कई टीचर्स, कई बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार बायो अच्छे से कर ले, तेरा सिलेक्शन हो जाए। कैसे हो सकता है सिलेक्शन? तो सबसे पहले तो अपने मन से ये बात को चेंज कर दो कि तुम्हारे बायो की वजह से ही सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हो सकता। बायो में तुम्हारे पूरे के पूरे आ जाएंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा।
तो बायो के भरोसे नहीं बैठना है, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को बहुत अच्छे लेके चलना होगा। अगली पॉइंट बात करेंगे बच्चों, डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, ये तो बड़ी गजब बात आपने बताया सर जी कि डिस्ट्रैक्शन तो होता है। कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है? ध्यान देना, पिछले साल क्या दिक्कत हुई थी जरा समझो। फिजिक्स के क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन बन रहे थे, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपसे नहीं बना तो मोबाइल उठाया तो आपने क्या किया? रील देखा। आपने क्या किया? चैट्स किया। भाई क्या तुम जान रहे हो तुम्हारे पास समय खत्म होते जा रहे हैं, समय खराब होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना हुई ना कि तुम हैरान हो जाओगे। वो करता क्या था, जब भी रील्स देखता था तो उसको मोटिवेशनल वीडियो मिलता था और वो बस पढ़ाई छोड़ करके बस मोटिवेशनल वीडियो के एडिक्शन ले लिया उसने। बस वो स्क्रॉल करते करते मोटिवेशनल वीडियो देखने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल तो कई ऐसे चैनल वाले हैं जो पढ़ाई छोड़ करके मोटिवेशनल वीडियो बना बना के देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मोटिवेशनल चीजें जो है ना वो सिर्फ एक स्पार्क है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा कि आप कैसे फॉलो किए हो, कैसे डिसिप्लिन को फॉलो किए हो। तो सबसे पहली बात तो मोटिवेशनल वीडियो के जो आप बार बार रील्स देख रहे हो उससे आपका समय खराब हो रहा है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, यार सोच के देखो ना यार, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे बड़ी लत तो यही है। तो अगर आप चाहते हो ना कि टॉप रैंकर बनना, तो सबसे पहले तो मोटिवेशनल वीडियो को बंद कर दो देखना। कोई फायदा नहीं है मोटिवेशनल वीडियो देख करके। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है कि बस याद करो कि मैंने कसम खाया है, मैंने कमेंट बॉक्स में लिख करके कसम खाया है कि मैं टॉप रैंकर बनूंगा। बस यही सबसे बड़ी तुम्हारी मोटिवेशंस है। तुम्हें कोई मोटिवेशंस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इंस्टाग्राम फालतू के यूट्यूब चैनल पे जो चीजें मिलता है और जो फालतू के मोटिवेशनल चीजें जो हमें देखने को मिलता है, इससे हमें बचना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, लैक ऑफ सेल्फ एनालिसिस। भाई मुझे पता है कि हम ये गलती बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये गलती करने के बाद भी हम अपनी गलती को नहीं सुधार रहे हैं। हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा ना तो ये हमारे बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बार बार अगर मैं वही गलती करूंगा तो सोचो ना तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो यही तो होगा इसके साथ भी। सोच के देखो ना यार, तुम्हें पता है इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे नहीं आता, लेकिन तुम उस पर कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या नतीजा होगा? वही नतीजा होगा ना बच्चों कि आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो। और जिस वजह से क्या होगा ना कि मॉक टेस्ट को आप अच्छे से सीरियस लेते ही नहीं हो और उसका कोई एनालिसिस कर ही नहीं पाते हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां थी, ऐसी गलतियां जो आपने 2024 में किया था 25 के एग्जाम देने के लिए, और जिसकी वजह से आपका 25 खराब हुआ था। 25 का पेपर इसलिए खराब नहीं हुआ था मेरे बच्चे कि वो टफ था, वो टफेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बच्चे जरा समझ सीखो, अगर पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, लेकिन आप जानो तब भी तो आप देखना कि जब रिजल्ट आएगा ना तो 690 भी आएगा, 680 भी आएगा। यार वो कहां से ले आया, वो टॉपर कैसे ले आया? यार कुछ तो प्लानिंग होगा। क्या उसके लिए लंबे क्वेश्चंस नहीं थे? वो थे ना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की कमी है। वो टीचर्स जो आपको बताते हैं कि पेपर वाले लेंदी, मैंने 36 साल के इतिहास में देखा ऐसा पेपर कभी नहीं आया, मैंने देखा ऐसे पेपर कभी नहीं आया। यार ऐसे नहीं होता, नहीं आता है तो उसको कैसे आ गया? जो बच्चे 680 690 नंबर ला रहे वो कैसे ला रहे हैं? हमें स्ट्रेटजी बदलना होगा। हमें टॉप रैंकर बनने के लिए, हमें 1 डिजिट में 2 डिजिट में आने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब कहोगे सर फिर आप बताओ कि कौन सी स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले
आप ये देखो कि आपके पास समय कितना है। तो कहोगे सर मेरे पास 11 महीने का समय है, अभी तो जून स्टार्ट होने वाला है, अब जून स्टार्ट होने वाला है और मई में पेपर है, लगभग 11 महीने का समय है। अच्छा जी, 11 महीने का ही समय है ना, अब इसको तैयारी कैसे करो? तो मैंने क्या कहा कि भाई इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला फेज का नाम है फाउंडेशन फेज। ओके, फाउंडेशन फेज। अब फाउंडेशन फेज क्यों नाम रखा? क्योंकि इसमें आपको करना क्या है, आपको पूरे सिलेबस को फिनिश करना है। आपको इसमें करना क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, एक एक चीजों को बस एक्ट एक्ट ऐसे करना है ताकि एक एक चीज बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन करना है, 15,000 20,000 क्वेश्चन कर लेना है, इतने मेहनत करना है। और वो कब से कब तक करना है? जून 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक अपने को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एनसीईआरटी को थ्रू आउट रीडिंग करना है और बेसिक एमसीक्यू जो फंडामेंटल एमसीक्यूज हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। समझने बात? ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जो अगला पार्ट आता है उसका नाम है एप्लीकेशन फेज। एप्लीकेशन फेज में हमें क्या करना है मेरे बच्चे, जो कि 3 महीने का हमने एप्लीकेशन फेज रखा। इसमें क्या करना है, जो कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अब इसमें हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि भाई हमारा एग्जाम का लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट हर दिन कम से कम 2 करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट पूरे पीवाईक्यूज को, जिसके एक एक पीवाईक्यूज के आंसर तक याद होनी चाहिए। पूरे पीवाईक्यू के याद रखना, वो जेई मेन के भी पीवाईक्यू होना चाहिए 10 साल का, और वो नीट के भी पीवाईक्यू होना चाहिए, है ना? समझ रहे हो बात? बस इतने को तैयार करना है। उसके बाद जो आपको फार्मूला किट्स है, फार्मूला किट्स को तो भाई साहब बस पी जाओ, क्योंकि अभी भी 25% से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए फार्मूला को नहीं छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे। और जो सबसे लास्ट मंथ होगा अप्रैल 2026 का, अप्रैल 2026 में क्या करना है कि पूरे फुल मॉक टेस्ट लेना, फुल मॉक टेस्ट करना है अपने को, फुल रिवीजन करना है और गलतियां खोजना है। अच्छा, हम कौन सी गलती करते हैं ये खोजना है। और एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या खोजना है? पूछो ना क्या खोजना है? जिसकी वजह से 2025 में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बस उसको खोजना है। आप जानते हो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ 2025 में? क्योंकि बायो का पेपर लेंदी था, केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था, फिजिक्स का पेपर लेंदी भी था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चन लेंदी था ना। तो भाई एक बात बताओ, लेंदी था तो सबके लिए लेंदी था, तो फिर टॉपर कैसे कर गए? टॉपर कैसे 680 690 ला रहे हैं भाई? जो हमारे पास इनपुट्स मिले हैं 690 नंबर के आसपास आ रहा है। सोच के देखो ना यार, क्योंकि उसने एक अलग स्ट्रेटजी बनाया। अब वही स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं और वही स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करवाऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और एक एक बातों को समझना, लिखना, देखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट को ढंग से करना है। समझ गए बात? उसके बाद हमें क्या करना है जरा समझो। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो एक दिन के लिए नहीं, रूटीन के लिए जीते हैं। सोच के देखो, वो एक दिन रूटीन फॉलो नहीं करता, वो एक दिन रूटीन फॉलो नहीं करता भाई साहब। वो ऐसा इंसान होता है जो रूटीन के लिए ही जीता है, जो रूटीन बना दिया तो बना दिया, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, बस वो फॉलो करता है। आज वो सोच लिया ना कि मेरे को 200 क्वेश्चन करना है, दुनिया की कोई ताकत उसको 199 क्वेश्चन नहीं करवा सकता। वो 200 से ज्यादा ही करेगा, 200 से कम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये चीज करो। उसके बाद वो टाइम ब्लॉकिंग करता है। वो हर सब्जेक्ट को एक फिक्स्ड टाइम देता है कि मान लो मेरे को फिजिक्स में 2 घंटा देना है, मेरे को केमिस्ट्री में 2 घंटा देना है, मेरे को बायो में 2 घंटा देना है। तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए, लेकिन तब भी हम दो 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 करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट को ये फिक्स टाइम फिक्स करता है। उसके बाद जो वो करता क्या है ना कि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री बिल्कुल एनवायरनमेंट बनाता है। वो कैसे बनाता है? तो उसको पता है कि भाई मोबाइल की जरूरत उसको भी है और आपको भी है। अब देखिए वो क्या करता है,
उसको पता है यूट्यूब अगर देखेगा ना, उसको भले ही लेक्चर ही देखने के लिए यूट्यूब देख रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट ही देखने के लिए यूट्यूब देख रहा है, लेकिन यूट्यूब में तो भैया रील्स भी होते हैं, शॉर्ट्स भी होते हैं। तुम समझ रहे हो ना, इंस्टाग्राम पे रील्स रहेंगे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनेंगे, अब जिसमें बहुत टाइम पास होने वाले होते हैं, फालतू के टाइम बर्बादी होता है। तो जब बच्चा वो पढ़ने बैठेगा ना, तो एक ऐसा ऐप में चीजों को लेकर के आता है जो फोन, जो उस ऐप को कुछ देर के लिए लॉक कर देता है, मतलब चलने नहीं देगा 2-3 घंटे के लिए। तो उस ऐप को यूज करता है, तो आप भी उस ऐप को यूज करो। समझ में आया बात? ताकि 2-3 घंटे के लिए जितना देर आप पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल ये ऐप चलना नहीं चाहिए। मन भी करेगा ना, चलेगा ही नहीं भाई। जब चलेगा नहीं, तुम करोगे क्या? बस पढ़ोगे। भाई सोच के देखना, पढ़ते वक्त क्या होता है, तुम्हारे साथ होता क्या है। क्वेश्चन बन रहा है तो बन रहा है तो बन रहा है तो बन रहा है। जिस वक्त क्वेश्चन नहीं बनाना, मन उबल सोचता है छोड़ो ना, 2 मिनट रुक जाते हैं। 2 मिनट रुक तो जाओगे, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो तो पानी पर पी लेते हैं और शांत हो जाते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको आदत नहीं होती पढ़ने का, 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते ही सोचता है चल ना भैया थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम कर लेते हैं, थोड़ा चैटिंग कर लेते हैं, थोड़ा गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। यार यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। इसलिए सिलेक्शन पिछले साल भी नहीं हुआ था और इस साल भी नहीं होने जा रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा माहौल तैयार करना है आपको जिसमें ये सारे चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बहुत डिटेल्स बातें कर रहा हूं आपसे। आप सोच रहे होगे कि सर बोलते बोलते क्या बोल गए। यही सच्चाई है मेरे बच्चे, और ये बात आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद आप हर संडे को मॉक टेस्ट को फिक्स दे दो कि भाई कुछ भी हो जाए, संडे के दिन जनरली क्लासेस फ्री रहता है, तो आप संडे को मॉक टेस्ट के लिए फिक्स कर दो। और उसके बाद सेल्फ कंपटीशन करो। कैसे करोगे? आप ये सोचोगे कि मैं आज जो हूं ना, वो कल से 1% ज्यादा बनूंगा। भाई घटूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बच्चा एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएगा, यार हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं ना कि मैं जितना कल था उससे 1% तो बढ़ सकता हूं ना। बता, उतना भी नहीं बढ़ सकते? आराम से बढ़ सकते। तो मैंने कहा ना, सिर्फ इतना काम करना है कि जो कल थे ना, कल से 1% बढ़ जाओ, बस इतना ही काम करना है। तो ये स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब देखो सब्जेक्ट वाइज में क्या दिक्कत होती है। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले बायो से, और ये वो बातें बताता हूं जो हमारे टॉप रैंकर्स बच्चे ने हमें बताया। हमारे टॉप रैंकर्स बच्चे ने हमें बताया कि सर हम ऐसे ही फॉलो किए, तब जाकर के हमारा इतना अच्छा रैंक आया। और हमारे बच्चे ने क्या किया था, जरा समझने की कोशिश करो। और यही बात मैं 20 साल से बच्चों को समझाता हूं। अब वही बात मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बच्चे माइंड सेट करके बैठा हुआ है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना है, इसलिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन रटे जा रहा है। अरे भैया रट ले या कट ले, रट ले तो क्या होगा? आप रट तो लिए, आप समझ ही नहीं पा रहे हो यार उस चीज को। 2025 में क्या किया आपके साथ? 2-2 लाइन, 3-3 लाइन को मिला करके एक क्वेश्चन डिजाइन किया। आपसे क्यों नहीं बना? सोच के देखो ना, क्यों नहीं बना आपसे वो क्वेश्चन? क्योंकि आपने रटा था। आप मानो, आप एक्सेप्ट करो, आपको इसीलिए बायो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहली गलती तो बायो में आप ये करते हो, और दूसरी गलती ये करते हो कि बायो के नोट्स बनाते ही नहीं हो। मैंने 90% बच्चे को देखा है, 90% बच्चे को। मैं कल भी एक बच्चे को देखा, वो नोट्स बनाता है, बना ही नहीं रहा था। मैंने बोला कि बेटे क्या करते हो? तो बोला कि बायो का नोट्स कैसे बनाओ, मैं तो मोबाइल में पढ़ लूंगा। बायो का नोट्स क्यों बनाओ, मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ लूंगा। मेरे बच्चे, इतने आसान होता तो हर कोई डॉक्टर ही बन जाता। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो बायो में पहले नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो ये गलतियां, 2 गलती जो बड़ी गलती के रूप में आप लोग करते रहते हो। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जरा समझने की कोशिश करो।
वो 100% एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाता है, और उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन अगर होगा तो एनसीईआरटी को जब तक मैं 7 से 8 बार नहीं पढ़ूंगा तब तक सिलेक्शन नहीं होता। तो कम से कम एग्जाम से पहले तक 5 बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेता है। समझ रहे हो बात? कम से कम 5 बार रिवाइज करता है, शॉर्ट नोट से हर दिन रिवाइज करता है। उतना ही नहीं, डायग्राम और फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं और बार बार उसको तैयार करते हैं। उतना ही नहीं, वो पीवाईक्यू करते हैं लास्ट के 10 इयर्स के, और जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आए होते हैं बड़े बड़े कोचिंगों का, वो सारे क्वेश्चंस को कर जाते हैं, तब जाकर के उसको बायो में 360 आता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। भाई केमिस्ट्री में जरा समझो, इसका 3 सेक्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है बायो वाले बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता सर जी, नहीं लगता। पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता, उसको जोड़ घटाव करना नहीं आता। तो आपको सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करने हैं, इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से करना है, कैनेटिक्स को बहुत अच्छे से करना है, सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से करना है, थर्मोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से करना है। उतना ही नहीं, जब ये कर रहे हो तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोचिंग वाले जो आपको दिए हैं, जहां से पढ़े हो, वो नोट्स सामने रखो और हर चैप्टर के बेस 200 से 300 क्वेश्चन कम से कम विद पीवाईक्यू आप इसको सॉल्व करो। बेस्ट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। और बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जान है, आत्मा है। अब ऑर्गेनिक को तैयार करने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म, बस इसको तैयार कर लो, इसको ऐसा तैयार करो ना, ऐसा तैयार करो ना, मजा आ जाए। दुनिया जानता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स को अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा हमारे एग्जाम में, तो भाई क्यों ना करें। बच्चा को पता है कि उसके एग्जाम में एलिमिनेशन रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस, ये जितने रिएक्शंस हैं उसके एग्जाम में आना है। अगर आप चाहोगे ना तो 15 दिन के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर सकते हो। और इतना अच्छा टॉपिक है ये मेरे प्यारे बच्चे, इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा चैप्टर है ये, और इतना अच्छा सेक्शन है ये कि इसमें नंबर कटने के कोई चांस ही नहीं होते। तो आपको मैंने कहा ना कि सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को तैयार करो। उतना ही नहीं, आप रिएक्शंस के मैप बनाओ कि भाई आप खुद बना बना के देखो, इससे ये कैसे बन गया, इससे ये कैसे कन्वर्ट हो गया। मतलब समझो, आप समझ रहे हो ना? तो गिनती के 4-5 चीजें हैं, कैनिजारो, एल्डोल है, गिनती की चीजें हैं। अब इसको फॉलो कर लिए तो बेस्ट हो जाएगा। तो आप उस चीज को फॉलो करो, अच्छे से करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और मैं बात करने जा रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो क्या ही बोलूं मैं, एनसीईआरटी से तो अच्छी कोई किताब ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को बस पी जाओ। और अगर क्वेश्चन करने का जी करे, अगर लगे कि नहीं थोड़ा और क्वेश्चन करने का मन करता है, तो जीआरबी के बुक उठा लो और उसको बस पी जाओ। भाई साहब, इससे अच्छी तो कोई इनऑर्गेनिक के लिए है ही नहीं। उसके बाद विजुअल उसको रिप्रेजेंट करो ताकि याद हो सके। तो केमिस्ट्री की जो फाइनल बात करता हूं, जो टॉपर्स करते हैं वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कोचिंग के नोट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और फॉर्मूला चार्ट को बहुत अच्छे से बनाते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है, उसका नाम है फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज आपको वो बातें बताने जा रहा हूं फिजिक्स में, वो सारी बातें बताने जा रहा हूं कि अगर आप उसको ध्यान से कर लिए ना तो आपके 4 नंबर ही फिजिक्स में कटेंगे ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ये जानो कि कहां गलतियां होती, कहां मिस्टेक होती है फिजिक्स में। तो कहोगे सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है फिजिक्स में, कि सिर्फ बच्चे ना थ्योरी पढ़ लेता है, थ्योरी तो पढ़ता है, उसको न्यूमेरिकल करने की कोशिश ही नहीं करता है। अच्छा, कभी सोचा तुमने कि न्यूमेरिकल करने की कोशिश वो क्यों नहीं करता? मैं बताता हूं वो क्यों नहीं करता। भैया उसको मैथ नहीं आता। जहां फ्रैक्शन दिखाई दिया हाथ जोड़ लिया, जहां उसको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दिया हाथ जोड़ लिया,
गलती से ई का पावर एक्स दिखाई दिया, डिफरेंशिएशन दिखाई दिया, इंटीग्रेशन दिखाई दिया, रोने बैठ गया। भाई इसी वजह से, मैथ की वजह से ना वो न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा है। आप ओरिजिन को पकड़ो, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही ना, आप उस ओरिजिन को पकड़ो। आपको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आता, जिसकी वजह से आप डेरिवेशन तक रट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन बनता है ना। अब सोच के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ऐसे ऐसे सेक्शंस थे, इसके डेरिवेशन से आप रट गए यार। अब वो पता है उस डेरिवेशन को अप्लाई करके आपसे क्वेश्चन बनना है, और आप उसी को रट के बैठ गए। भाई कैसे सिलेक्शन होगा, बताओ कैसे सिलेक्शन होगा। मेरे बच्चे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आपके अपने इसी चैनल पे फिजिक्स का समुद्र रखा हुआ है। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। आपको जो चैप्टर नहीं आता, आप उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस यहां पर वो सारी चीज मिलने वाला है जिसकी जरूरत आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप कंटेंट को अच्छे से करने के लिए आप इस चैनल का सहारा ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो टॉपर्स का प्लान होता है वो क्या करता है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करता है, और सेकंड सोर्स क्या करता है, कोचिंग का जो लेक्चर होता है, कॉपी होता है, उसको तैयार करता है। या जो बच्चा कोचिंग के में ज्वाइन तो किया, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया, तो बच्चे आपको YouTube पे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए स्पेशल मैंने सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, जाइए आप इस अच्छे से एंजॉय करिए। तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करिए, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्टली आप मुझसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको डॉट्स राइज करता है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टेलीग्राम ज्वाइन करिए फिजिक्स विद झा सर का, और बस हमसे डॉट्स पूछिए। मैंने कहा ना, मैंने कसम खा रखा है, आपका सिलेक्शन दूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी होगा मैं करने को तैयार हूं। अगर आपको डॉट्स है तो आप सीधा डॉट्स पूछिए, अगर आपको वीडियो की जरूरत है तो वीडियो करिए। उतना ही नहीं, कुछ बच्चा ये कहता है कि सर वीडियो में मुझे बहुत अच्छा समझ में नहीं आता, क्योंकि हम चाहते हैं कि टीचर्स डायरेक्टली हमसे हमें मिलते, हमें पढ़ाते, हमारे डाउट सॉल्व करते, हमारे साथ बिल्कुल मेंटरशिप जैसा फील करवाते हैं ना। समझो बात को। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबके लिए मैंने एक स्पेशल बैच, विजय बैच स्टार्ट कर रखा है, जो नीट 2026 के लिए। वो बैच की फीस बहुत ज्यादा मैंने नहीं रखा है, एक नॉर्मल सा फीस रखा है 1999 का। इतने नॉर्मल फीस में आपको ऑफलाइन जैसा फील करा दूंगा उस बैच में। मैं अभी भी कहता हूं कि जो बच्चा नहीं पे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने स्पेशल सारे वीडियो यूट्यूब पर रख रखा है, वो यहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हां, अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैं झा सर से पढ़ करके ना टॉप रैंकर बनूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप बिल्कुल विजय बैच में आ सकते हैं। और विजय बैच का ज्यादा फीस मैंने नहीं रखा, 1999, क्योंकि इसमें हम क्या क्या देंगे वो भी बता देता हूं। इसमें आपको लाइव लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उतना ही नहीं, जो लाइव लेक्चर होगा उसके मैं SD फॉर्म में रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, DPP मिलेगा, और उसके प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा ना, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। और इसमें और क्या चीज मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और रेगुलर टेस्ट होगा। ये तो छोटी सी चीज है। सबसे बड़ी बात क्या है ना बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील करा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं अभी भी कहता हूं कि जो पैसे नहीं पे कर सकते, उसके लिए बिल्कुल आप समझो, आपके YouTube चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर के साथ जुड़ के हम पढ़ेंगे, तो आइए, मोस्ट वेलकम। विजय बैच में हम आपको विजय बना के ही रखेंगे, और ये श्योरिटी मैं देता हूं आपको, ये मैं श्योरिटी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको 150 नंबर से कम फिजिक्स में नहीं रख सकता।
अब मैं आपको फाइनल बात बताऊंगा, और फाइनल बात क्या रहेगा बच्चों कि आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट का शेड्यूल बनाना है। कैसा शेड्यूल बनाना है, हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट रखना है। कैसे मॉक टेस्ट रखना है, 2 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट रखना है हर वीक, और एक मिक्स में मॉक टेस्ट होगा जो पीसीबी का होना चाहिए। उतना ही नहीं, आपको वीकली रिवीजन करना है। संडे को ज्यादा देखो, संडे को सारे लोग फ्री होते हैं, सारी जगह क्लास भी फ्री रहता है, तो आप संडे को रिवाइज कर लिया करो, और जो रिवाइज करते हैं उसके टेस्ट को एनालिसिस करो बेस्ट तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी बातें आपको बताया। अब मैं आपको देखो, अब जो टाइम टेबल की बात है, तो मैं टाइम टेबल में आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, इतने बजे, यानी कभी फॉलो ही नहीं होगा, मुझे पता है कभी फॉलो होगा ही नहीं। आप खुद बनाओ। मैंने सारी बात बता दिया ना आपको कि ये चीजें परेशानी है, आप इसको सही करो। आप खुद बनाओ कि आप कैसे 8 घंटे पढ़ोगे। 24 घंटे में से मेरे प्यारे बच्चे 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, तो 8 घंटे लेक्चर या कोचिंग के लिए रख दो, 8 घंटे के आसपास सोने के लिए रख दो, और 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रख दो। बस काफी है यार, समझ रहे हो? तो 8 8 8 ऐसे रखो। अब बीच में देखो, अब मैं कैसे बताया कि 8 घंटे सेल्फ स्टडी का हो गया। अब 8 घंटे में 6.5 से 7 घंटा सोइए, आधे घंटे आप एक्सरसाइज करिए, और 1 घंटा जो आपका नियमित चीजें हैं जैसे खाना पीना हो गया, तो उसमें ज्यादा समय मत लगाइए, इतना काफी होता है। और रिमेनिंग 8 घंटा तो मैंने बहुत बोल दिया, 5 6 घंटे लेक्चर के लिए रखिए, तो भी आपको एक पास आपके पास 1 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा रहता है, उसमें आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप खुद बनाइए, क्योंकि आप याद रखिए, आपको अच्छे पढ़ाई तभी होगा जब आपका अच्छा ब्रेन काम करेगा। इसके लिए आपको हेल्थ का इशू जो भी होगा उसको खत्म करना होगा। उसके लिए आपको समझो, आपको अच्छी नींद चाहिए, आपको अच्छी डाइट चाहिए, ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। उतना ही नहीं, हल्का एक्सरसाइज करना है ताकि माइंड फ्रेश रहे। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है कि आप पहले एक मिस्टेक का डायरी बनाओ, हर टेस्ट के बाद जो भी गलतियां हुई है आप उसको लिखो और रिवाइज करो। तो याद रखना, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन द मोटिवेशन। तो मेरे प्यारे बच्चे, मोटिवेशन से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें लगना पड़ेगा, हर दिन लगना पड़ेगा। और आपके साथ मैं आ चुका हूं, आपकी जिंदगी में मैं आ चुका हूं। आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, मैं खड़ा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं झांसर सर से हम डॉट पूछ करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आइए चैनल ज्वाइन करिए फिजिक्स विद झांसर का। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए, आपके हर डॉट्स मैं समझाऊंगा आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं हम वीडियो से पढ़ के अच्छा बना लेंगे फिजिक्स, तो वीडियो से पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं विजय बैच में आऊंगा और विजय होके जाऊंगा, तो मोस्ट वेलकम, आइए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।